नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। और ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगी तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ करने के लिए शरीर स्वस्थ रखना पड़ेगा, और शरीर स्वस्थ क्योंकि शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है दोस्तों। आइए आज हम लोग दोस्तों संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखा जो व्याकरण प्रवेशिका है उसका द्वितीय सोपान संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा दूसरा भाग है दोस्तों, जिसमें हम लोग आज संधि के प्रकार का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग संधि के प्रकार को देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। बस छोटे छोटे वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए, और उसमें जो भी कमियां हो उसे थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और हमारा मार्गदर्शन करिए दोस्तों। और हमारे कोशिश को आप ही लोग कामयाब कर सकते हैं। तो आइए आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। क्या दोस्तों? फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, कुछ और इच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और संघर्ष करते रहिए, अपने मंजिल को प्राप्त करिए दोस्तों। आइए इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज का अपना पाठ शुरू करते हैं दोस्तों। बाबूराम सक्सेना जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका उसे लेके हाजिर हुए हैं, जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में आजकल हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें द्वितीय सोपान में हमारा संधि विचार है दोस्तों। तो संधि के जो भी समान अध्ययन को देख रहे हैं, तो जो संधि था उसके बारे में एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग संधि के प्रकार को देखेंगे दोस्तों, कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी संधि होती हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो आइए बेसिक और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना दोनों मिला के हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और है कि जो हम लोग विचार बनाए हैं कि 3 दिन हम लोग जो बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन हम लोग साहित्य को पढ़ेंगे, और सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 दिन हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे। तो व्याकरण में हमारा संधि चल रहा है। इसके पहले बाबूराम सक्सेना से हम लोगों ने भूमिका प्राकथन का अध्ययन भी कर चुके हैं, और विभिन्न संज्ञाओं का अध्ययन भी कर चुके हैं। वर्ण विचार में हम लोग वर्ण विचार को पढ़ चुके हैं, जिसमें माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार और उच्चारण स्थान सभी का अध्ययन कर चुके हैं। द्वितीय सोपान में हम लोग आ गए हैं। द्वितीय सोपान में हम लोग संधि को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है दोस्तों संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन 3 प्रकार की संधि होती है, आइए उसको देख लेते हैं दोस्तों। 3 प्रकार की जो हमारी संधि होती है वो कौन कौन सी है, एक मिनट, कौन कौन सी है। पहले है हमारी स्वर संधि। क्या है स्वर संधि? है स्वर प्लस स्वर से स्वर बनता है। क्या है? स्वर मिले सुर हमारा तुम्हारा, सुर बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मिले स्वर हमारा तुम्हारा, तो क्या बने? स्वर बने, एक दूसरा स्वर बने, यानी स्वर प्लस स्वर से क्या होगा? स्वर। यानी जब 2 स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं ना। स्वर प्लस यानी ये जैसे स्वर प्लस में जैसे अ प्लस अ बराबर क्या होगा? आ होगा। तो ये है ना, ये देखिए स्वर प्लस स्वर से क्या होगा? स्वर होगा। जब 2 स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और संक्षेप में जो होता है, संक्षेप में स्वर संधि के स्थान पर होने वाले आदेश को स्वर संधि ही कहते हैं। यानी स्वर प्लस स्वर से जो स्वर प्लस स्वर से जो स्वर प्लस स्वर से क्या होगा? स्वर ही बनेगा। कैसे? आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे इति, इति प्लस अलम, यानी यहाँ त में क्या है? स्वर है। इति, इति के इसमें त में क्या है? ई है, स्वर है, और प्लस अलम है, अलम के अ, तो क्या हो गया? इसमें
अ धन ई मिलके क्या बनता है, य बनता है। तो यहाँ पे यह आया है, क्या है, यह आया है इत्यालम। इत्यालम ये किस संधि का सूत्र है, इसे बाद में बताएंगे। लेकिन ये देखिए कि यहाँ जो है ई प्लस अ मिलके क्या बना, इत्यालम ई प्लस अ। उसी तरह कवि प्लस इंद्र, कवि ई प्लस ई मिला के बड़ी बन गया है, क्या यहाँ पे यह बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। और नर प्लस ईसा नरेशा, यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा। और तव धन आयव के क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आई, आई बनेगा। तो नर प्लस ईसा नरेशा और तव प्लस आयव तैव, यानी जो भी बनेगा स्वर और स्वर के मेल से ही बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, स्वर और मेल से। तव प्लस एव बराबर तयेव, अ प्लस ए से अय बन गया है, क्या, अय बन गया है। पोधन इत्रम बराबर पवित्रम, पोधन इत्रम यानी ओ प्लस ई बराबर क्या बना है, ओ प्लस ई का अभी बन गया है। यहाँ पोधन इत्र पवित्र यानी जो भी बनेगा, देखिए यहाँ ओ प में ओ लगा है, ये भी स्वर है, और ई ये भी स्वर है। तव में अ है, तव में अ है दोस्तों, तो ये भी यहाँ भी अ है, अ जो है ये स्वर है। तव का त वह हलंत कर देंगे तो अ बचेगा, अ बचेगा। इसी तरह नर में भी जो है अगर हलंत होता तो स्वर होता, हलंत नहीं है, यहाँ भी अ है तो अधन। तो इसी के अ को अगर हम नर लिखेंगे तो ये यहाँ अ निकाल देंगे तो नर इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन जो है नर है तो इसमें अ है और इसमें भी है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, और इसमें तो स्वर दिख ही रहा है, यहाँ भी स्वर दिख रहा है, यहाँ भी, और बाकी इधर देखिए सब में स्वर है। तो स्वर के मेल से स्वर संधि होती है, अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल से स्वर संधि होती है। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ ही मेल होती है तो स्वर संधि होती है। और ये कह रहा है कि स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्याहार पढ़ते समय या महेश्वर सूत्र पढ़ते समय हम लोग बोले थे कि जो स्वर होता है उसका दूसरा नाम अच भी होता है, उसे अच भी कहते हैं। तो संधि में इसी प्रकार स्वर संधि को भी अच संधि के कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आता है, तो इसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरी हमारी जो संधि के प्रकार में संधि है, ये हमारी दूसरी व्यंजन संधि है दोस्तों। व्यंजन संधि है तो व्यंजन का स्वर, व्यंजन के साथ जो है, व्यंजन के साथ स्वर होता है तो पहले व्यंजन होता है, बाद में स्वर होता है तो भी स्वर संधि होती है। और उसी प्रकार पहले व्यंजन प्लस व्यंजन से व्यंजन बनता है, लेकिन व्यंजन प्लस स्वर से भी व्यंजन बनता है। पहले व्यंजन रहे बाद में स्वर रहे, पहले व्यंजन रहे, पहले उसमें व्यंजन रहे पहले भाग में और दूसरे में स्वर रहे तो भी व्यंजन संधि बनती है। और दो स्थिति होती है इसकी, कौन कौन, व्यंजन और व्यंजन से भी। और संधि, जो स्वर संधि की याद रखिए दोस्तों, स्वर संधि की एक ही संधि होती है, पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर रहेगा तो स्वर ही बनेगा। चाहे आप जो भी स्वर संधि में चाहे जौन सी स्वर संधि आए, लेकिन व्यंजन में क्या होगा कि पहले स्वर रहेगा और बाद में पहले व्यंजन रहेगा बाद में स्वर आएगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन प्लस व्यंजन से भी व्यंजन बनेगा, क्या, व्यंजन प्लस व्यंजन से भी व्यंजन बनेगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जो है व्यंजन के बाद, यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, दोनों स्थिति बन सकती है दोस्तों। पहले स्वर रहे और स्वर के बाद व्यंजन या स्वर दोनों हो सकता है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वर्णों के आने पर जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और क्या होता है व्यंजन संधि में, संक्षेप में व्यंजन हल के स्थान पर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन का दूसरा नाम माहेश्वर सूत्र में हम लोग हल भी पढ़े हैं, तो हल व्यंजन को हल कहते हैं। तो व्यंजन संधि को भी हल के अंतर्गत रखेंगे, यानी व्यंजन का अर्थ ही हल होता है। तो जैसे व्यंजन संधि वैसे हल संधि, जैसे स्वर संधि वैसे अच संधि, क्योंकि अच का दूसरा नाम, स्वर का दूसरा नाम अच है, उसी तरह व्यंजन का दूसरा नाम हल है। तो स्वर संधि को हम अच संधि भी कह सकते हैं और व्यंजन संधि को भी हम हल संधि कह जा सकते हैं। तो संक्षेप में क्या, इसे हल संधि भी कहते हैं, का आदेश होता है हल संधि।
आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे दोस्तों वाक, वाक के क को हलंत है तो ये हमारा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। इसे व्यंजन के उसमें गिना जाएगा। इधर क्या है? स्वर है ईस, तो क्या हो गया? वागीस है। यानी ये परिवर्तन यहाँ तीसरा परिवर्तन हो गया है। हल और अच मिला के हल अच दोनों बना है, बड़ी हो गया है। वागीसा यहाँ भी है, तो वागीसा वाक का ग कैसे हुआ है उसको हम लोग जब पढ़ेंगे उसको विस्तृत रूप से तो उसको बताएंगे दोस्तों। उसके बाद है जगत प्लस ईसा, जगदीसा। जगत त में हलंत है तो ये हमारा व्यंजन है। इधर हमारा स्वर है जगदीसा, हल और अच यानी स्वर व्यंजन और स्वर, तो त और ये स्वर और व्यंजन हो गया। तत्, तत् को देखिए दोस्तों, तो तत् में भी यहाँ पे हलंत है और यहाँ ल, तो यहाँ व्यंजन व्यंजन है। यहाँ व्यंजन और स्वर था, यहाँ व्यंजन और स्वर था, यहाँ भी व्यंजन और स्वर था, और इसमें स्वर और स्वर है। क्या? तल लय, तल लय, तत धन लय के तल लय, हल और हल से हल संधि हुई है। उसके बाद अगला है दोस्तों सत धन जन। सत धन यहाँ हलंत है, अगर हलंत न होता तो यहाँ व्यंजन स्वर माना जाता दोस्तों। अगर हलंत न होता तो यहाँ पे स्वर माना जाता है। हलंत के त जो है हलंत के साथ है तो शुद्ध ये व्यंजन माना जाएगा। तो क्या होगा? सत प्लस जन, और जन में कहेंगे तो जो स्वर होता है वो बाद में उसकी गणना होती है, बाद में लगता है। तो पहले आया है ना, तो पहले व्यंजन ही व्यंजन मिलेगा, तो सज्जन हो गया है। तो हल और हल से हल संधि हो गई है। स्पष्ट है कि उपयुक्त उदाहरणों से व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है। क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए तो यहाँ पे व्यंजन संधि होती है। अगला हमारा है दोस्तों, अगला है कि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। यानी ये पहले विसर्ग रहे, क्या रहे दोस्तों? ये देखिए दो बिंदी दिख रही है आप लोगों को ना, पहले विसर्ग रहे बाद में स्वर रहे तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे स्वर व्यंजन संधि में पहले स्वर रहे बाद पहले व्यंजन रहे बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, उसी तरह यहाँ है पहले विसर्ग रहे और बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, पहले विसर्ग रहे बाद में व्यंजन हो, तो क्या तो भी क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। यानी पहले क्या रहे? विसर्ग, पहले विसर्ग रहे, विसर्ग बाद में क्या रहे दोस्तों? स्वर रहे या व्यंजन रहे तो भी क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। और जो हमारी व्यंजन संधि थी तो व्यंजन संधि में क्या था कि पहले व्यंजन रहे, क्या रहे? व्यंजन रहे और बाद में स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि हो जाती। इसी तरह इसमें है कि पहले विसर्ग और बाद में स्वर या फिर व्यंजन, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि ही होगी। तो आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए पहले विसर्ग और फिर बाद में स्वर, फिर विसर्ग क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। उसके बाद विसर्ग या व्यंजन तो भी विसर्ग होगी। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, क्या दोस्तों? विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसमें विसर्ग संधि होगी। जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसमें क्या होगा दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। क्या है कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो जो उसमें परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? वह विसर्ग संधि कही जाएगी। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आता दोस्तों। जी हाँ, विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आता, क्योंकि विसर्ग तो किसी भी शब्द के बाद में ही लगता है, वो चाहे स्वर के बाद में लगे चाहे व्यंजन के। वैसे स्वर के बाद में तो लगेगा ही नहीं, व्यंजन के सॉरी दोस्तों व्यंजन के बाद में नहीं लगता, वो स्वर के बाद ही, वो किसी स्वर के बाद ही लगता है। वो कैसे? जैसे हम क लिख दिए, क के बाद लगा दिए तो क में अविद्यमान है, क में क्या है दोस्तों? विद्यमान है। तो यहाँ जो है अ के मानी स्वर के बाद ही क्या लगता है? विसर्ग लगता है। तो विसर्ग जो होता है वो पहले लगता है बाद में नहीं लगता। तो कि यहाँ कह रहा है कि वह विसर्ग संधि कही जाएगी। विसर्ग संधि के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग में किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। जी हाँ, विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। विसर्ग किसी भी शब्द के बाद में ही लगते हैं।
संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे ये बालका है, बालका क के बाद विसर्ग लगा है, उसके बाद गच्छति है, व्यंजन है दोस्तों, तो बालो गच्छति हो गया है, यानी विसर्ग प्लस व्यंजन हो गया है। नमः प्लस करोति, तो नमस्करोति, यहाँ पे विसर्ग और व्यंजन यहाँ भी हुआ है। क्या हुआ है? विसर्ग और व्यंजन हुआ है। और यहाँ है अली, अलीह प्लस अयम, अलीह प्लस अयम के अलीरयम हो गया है, अलीरयम, तो यहाँ स्वर विसर्ग और स्वर हुआ है। क्या है? विसर्ग और स्वर हुआ है। तो विसर्ग और स्वर हुआ कैसे है, इन सब का अध्ययन हम लोग जो है संक्षिप्त जब इसके विस्तृत रूप को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ये देखिए यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, सभी किसी भी शब्द के बाद में ही है, और ये पहले व्यंजन है, और यहाँ भी व्यंजन है, और यहाँ स्वर है। अलीरयम हो गया है, तो यहाँ र कहाँ से आया, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है, अतः विसर्ग संधि है। तो ये यहाँ पे दोस्तों जो विसर्ग के बाद कहीं कहीं स हो जाता है विसर्ग के स्थान पर, जैसे यहाँ नहीं हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर ही ओ हो गया है। क्या? विसर्ग के स्थान पर हो गया। इसका नियम, ओ होने का एक नियम है, सूत्र भी है। इसको हम लोग संक्षिप्त में जब विस्तृत रूप पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ नमः प्लस करोति, तो यहाँ स हो गया है, विसर्ग के स्थान पे स हो गया है, यहाँ जो है विसर्ग के स्थान पे र हो गया है। तो ये जो है इसके लिए सूत्र बने हैं दोस्तों। सूत्र के अनुसार से ये र स भी हो जाता है, ओ भी होता है, स र उ, स र उ एक हमारे सर बताते हैं जो है कि क्या स र उ बनता है, तो उ से क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर कभी स हो जाता है, क्या होता है, कभी स हो जाता है, कभी र हो जाता है, कभी ओ हो जाता है। जो विसर्ग रहता है, तो जो ये विसर्ग है, एक मिनट कलर चेंज करना, क्या है दोस्तों कि जो विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है कि कभी स हो जाता है, कभी र होता है, और कभी ओ हो जाता है, कभी ओ हो जाता है। इसके लिए नियम बने हैं, इसको जब पढ़ने लगेंगे तो बताएंगे। ये हमारी स्वर संधि है, यहाँ से हमारी स्वर संधि शुरू हो रही है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज बस यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि इसका लाभ सब लोग उठा सके दोस्तों, और सभी तक पहुंच जाए। बस हम यही कहेंगे कि जो है, जो भी हमसे बन पड़ता है कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को तक अच्छा से अच्छा वीडियो पहुँचाएँ और बनाएं। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।